वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है मोहम्मद अली साहब के द्वारा। बोला गया है आई हेट एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग। मुझे जो ट्रेनिंग होती है उसका हर एक मिनट जो है ना, उससे मैं हेट करता हूं, उससे मुझे चिड़न होती है। बट आई सेड डोंट क्विट, पर मैंने कहा कि नहीं, छोड़ना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि सफर नाउ एंड लीव द रेस्ट ऑफ लाइफ लाइक ए चैंपियन। यानी कि एक तरीके से पूरी लाइफ जो है आप लोग अगर चैंपियन चैंपियन ऐसे जीना चाहते हैं जैसे कि एक चैंपियन, तो आप लोगों को फिलहाल अभी अपने आप को एक सफरिंग में डालना पड़ेगा। और एक तरीके से कई तरीके के आदमी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। कोई कितना भी बोल ले कि यार नहीं, हम लोग ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम लोग ये ट्रेनिंग कर सकते हैं, मजा आ रहा है, पर लेकिन कहीं ना कहीं वो एक तरीके से अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालने वाली बात होती है, अपने आप को पुश करना होता है। तो उसमें जरा सी तो एक कोई ना कोई तो टाइम ऐसा होगा जब आप लोगों को लगेगा क्या कर रहे हैं यार, फालतू में लगे हुए, इस चीज में छोड़ क्यों नहीं देते। तो वो चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये अगर आप लोग करेंगे, छोड़कर चले जाएंगे तो कोई याद नहीं रखेगा, पर लेकिन थोड़ी देर डट जाएंगे तो दुनिया याद करेगी। यही बात यहां पर मोहम्मद अली साहब के द्वारा बोली गई है। ठीक है। आज का जो आप लोग का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ये अबू मूसा आइलैंड। देखने में ऐसा लग रहा है किसी मूवी का विलन हो। ठीक है। आज थोड़ा पता नहीं क्या हो गया गले में। अभी अभी लग रहा है थोड़ी देर पहले से ही खांसी और गले में काफ़ी ज़्यादा खराश लग रही है। हालांकि पानी में पी रहा हूँ आराम से, अदरक वदरक डाल के, पर फिर भी आवाज़ में थोड़ा चेंज लगेगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। जाता हुआ मौसम है, इंजॉय कर लीजिए थोड़ा सा। काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में। तो यहाँ पर ये आइलैंड है जो आप लोगों को जाकर मैप में निहारना है कहाँ पर ये लोकेटेड है। फिर हम लोग काफी कुछ देखेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर इसको डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ करंट अफेयर्स दिखेंगे, कुछ ओवरव्यू लेंगे न्यूज़पेपर का। उसके बाद में फिर हम लोग डिटेल में एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। यानी कि पहले आप लोगों को कुछ यहाँ पर जो ओवरव्यू दूंगा, जिसको आप लोग न्यूज एनालिसिस बोल सकते हैं, और फिर आप लोगों को पूरा एडिटोरियल हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बीच में आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा जो आप लोगों को आंसर राइटिंग लिखनी है जिसके लिए, और बाकी जो भी चीज मुझे लगेगी कि आप लोग की रिवाइज करनी है वो हम लोग रिवाइज भी करते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एक छोटा सा नजर डाल लेते हैं कहां पर क्या क्या बातें चल रही है। सबसे पहले तो आप लोगों को यही पता है कि यूपीएससी से रिलेटेड यहां पर जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो गवर्नमेंट जो है बार बार चीजों को लेकर आनाकानी कर रही है। अभी यहां पर एक क्वेश्चन अटक गया है जिसमें ये बोला कि अगर मान लीजिए किसी की एज खत्म हो गई है, ठीक है, यानी कि अगर एज बार हो गई है अटेम्प्ट बच्चे में, तो उस इंसान के बारे में क्या किया जाए। कुछ दिनों से उसकी एज निकल गई है, तो उसके बारे में आज डिसीजन आएगा इसका। अभी यहां पर कंडीशन ये बनी हुई है कि रस्साकसी चल रही है यहां पर बार बार। यहां पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा कम रिजिड होना चाहिए यूपीएससी के जो बच्चे हैं उनकी ओर, पर गवर्नमेंट जो है ज्यादा रिजिडिटी दिखा रही है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बोली गई है। तो आज फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा, और आना भी है आज फाइनल वर्डिक्ट, क्योंकि कल जो है आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन आ रहा है यूपीएससी का, तो इसलिए आज फाइनल वर्डिक्ट आप लोगों के सामने होगा शाम तक का। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। बाकी जो भी होगा, अगर जैसे जैसे इंफॉर्मेशन होगी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और इसी के साथ में जो कल नोटिफिकेशन आएगा उसके ऊपर तो एक डिटेल में वीडियो आप लोगों को मिल ही जाएगी। पहले एक ओवरव्यू ले देते हैं यहाँ पर क्या क्या बातें की जा रही है। सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह, तेलंगाना से अगर आप लोग आते हैं तो तेलंगाना के बारे में इंफॉर्मेशन है कि तेलंगाना के द्वारा जो 10% रिजर्वेशन था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है। बोला गया कि ऑल्सो अप्लाई इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी इसको इंप्लीमेंट करने के लिए बोला है, जो कि एक इंपॉर्टेंट खबर आप लोग बोल सकते हैं। 2014 के बाद में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना एक नया राज्य बनाया गया था। तो हमारे संविधान में यह बोला गया कि अगर किसी को रिजर्वेशन देना है तो वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होना चाहिए, पर लेकिन अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की भी बात यहां पर कर ली गई है। तो एक नया एडिशन अभी यहां पर आप लोग को देखने को मिला, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग बोल सकते हैं, अगर आप लोगों को कुछ यहां पर लिखने के लिए आता है बेसिकली, जैसे कि पार्क वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई ऐसी केस स्टडी आप लोगों के पास में आती है एथिक्स के पेपर के लिए, कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में पार्क है कोई, और पार्क नॉर्मली किस लिए होता है कि बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, या फिर जो भी हेल्थ कॉन्शियस है वो जाकर वहां पर एक्सरसाइज करें, अपनी लाइफ को थोड़ा सा रिलैक्स फील करें। पर लेकिन पता चला पार्क में पार्टी चल रही है, पार्क में अलग अलग तरीके से कोई मैरिज फंक्शन चल रहा है, तो इस तरीके की अगर चीजें पार्क में देखने को मिलेगी तो नॉर्मल जनता जो है वो अपनी लाइफ के हिसाब से पार्क को एंजॉय नहीं कर पाएगी। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग एनजीटी बोलते हैं, उसके जो चेयरपर्सन है जिनका नाम है आदर्श कुमार गोयल, उनके द्वारा बोला गया है कि ऐसा कोई भी इलीगल जो यूज पार्क के अंदर नहीं होगा, अगर होता है तो आप लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
तो यहां पर ये डायरेक्ट किया गया है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को, किसके द्वारा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मैंने आप लोगों को पहले बताया था, हमारी कंट्री में जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है संविधान का जिसके हिसाब से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आता है? तो आर्टिकल 21 है, याद रखना, भूलना नहीं है, जो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब बात हो गई यहां पर राइट टू लाइफ के साथ साथ में राइट टू एक अच्छा इन्वायरमेंट भी होना चाहिए यहां पर, ठीक है। तो ये एक हेल्दी इन्वायरमेंट की जब बात आती है तो आर्टिकल 21 जो कि पार्ट 3 में संविधान में फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के अंदर आता है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो काउ स्लॉटर की बात की जा रही है तो उसके बारे में बात की जाए तो कर्नाटक ने भी बिल पास किया है। यहां पर कर्नाटक ने यह बोला है कि काउ स्लॉटर को जो है अब इसके लिए बिल पास किया जा रहा है ताकि इसको रोका जा सके और गाइडलाइन तैयार किया जा सके। तो कर्नाटक भी यहां पर इस पर्टिकुलर मुद्दे पर एक बिल ला चुका है। बाकी म्यांमार में आप लोगों को पता ही क्या चल रहा है, उसके चलते हमारी कंट्री में म्यांमार के जो लगभग 21 म्यांमारी हैं जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए आए हुए हैं। तो काफी बड़ा रोल प्ले किया जाता है म्यांमार की हेल्थ सिस्टम में भी हमारी कंट्री के द्वारा, यह दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये न्यूज थोड़ी सी एक डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा यह बोला जा रहा है कि रिसेंटली अभी कई सारे जो सेलिब्रिटी है उनके द्वारा ट्वीट किया गया, तो यहां पर इस चीज को चेक किया जाएगा। महाराष्ट्र के द्वारा बोला गया कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के द्वारा कि जो भी सेलिब्रिटी है जो महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं जिनके द्वारा ये ट्वीट किए गए हैं उनको कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गाइड किया गया कि आप लोग ये ट्वीट करो। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो फार्मर के प्रोटेस्ट को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है और उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रही है। तो इनका यह मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर कहीं ना कहीं ऐसे स्टेप उठा रही है ताकि ऐसी एक्टिविटी हो कि माहौल ऐसा बने कंट्री के अंदर में कि लोग जो है फार्मर प्रोटेस्ट से दूर हटें। तो इसी के चलते सारी सेलिब्रिटी जो है वो गवर्नमेंट के सपोर्ट में कहीं ना कहीं देखने को मिली, अकॉर्डिंग टू जो महाराष्ट्र के जो यहां पर ये अभी इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अगर बात करें तो ये इसको चेक कर रहे हैं। बीजेपी क्रिटिसाइज कर रही है कि ये क्या चल रहा है, ये सही चीजें नहीं है। तो ये सब चीजें चल रही है यहां पर, देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए चल क्या रहा है देश के अंदर में, ताकि कोई आप लोगों से पूछ ले तो आप लोग बोलिए ना बोले कि पता नहीं यार क्या चल रहा है, तो बोलेंगे कहाँ की प्रिपरेशन कर रहे हो भैया, आपको इतना भी नहीं पता है देश में क्या चल रहा है। तो कम से कम हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें जो हैं आप लोगों को एक अच्छा वक्ता भी बनाएंगी। आप लोग जब अगर कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर कहीं किसी डिबेट डिस्कशन में जा रहे हैं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा आप लोग बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये छोटी छोटी ये मोटी बातें जो शक्तिमान बोलता था, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो ये वही छोटी छोटी मोटी बातें हैं जो कि हल्का सा पता तो होना चाहिए कि पड़ोस में चल क्या रहा है, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि पड़ोसी की जिंदगी में जाकर झांकना है, ठीक है, तो वो भी काम नहीं करना है, पर हाँ अवेयर रहना है। अवेयर शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ओके। श्रीलंका जो है उसने अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों को पता है श्रीलंका में आज के डेट में कौन पावर में है? वो है पावर में जो पहले ऑलरेडी हमारी कंट्री के खिलाफ कई सारे षड्यंत्र रच चुका है, ठीक है। आप लोग देखिए कौन कौन है, तब आप लोग इन चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। ये पिक्चर है श्रीलंका के जो 4 महानुभव हैं उनकी। अब तक जो है यहाँ पर अब तक वो पावर में थे, यहाँ पर ये थे मैत्रीपाला सिरिसेना थे प्रेसिडेंट और रनिल विक्रमसिंघे थे प्राइम मिनिस्टर। पर लेकिन इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे यहाँ पर ये थे जिनका नाम था महिंद्र राजपक्सा। तो महिंद्र राजपक्सा जो थे यहाँ पर ये प्रेसिडेंट थे, पर लेकिन ये हार गए इनसे और फिर ये प्रेसिडेंट बन गए और इनके साथ में गठबंधन किया गया, इनकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में इन दोनों ने मिलकर गवर्नमेंट चलाई। पर आप लोगों को पता है कि जुड़ी जो गांठ होती है वो ऐसे तैसे ही जुड़ी रहती है। फिर जब पॉलिटिक्स की बात करें तो वे अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, जब भी मौका मिले निकल लेते हैं। तो यहां पर इनके बीच में खटपट हुई, करप्शन के कई सारे केस निकल कर आए। तो इसके चलते जो बाजी मारकर ले गए गोटबिया राजपक्सा, ये कौन है? ये इनके भाई हैं। तो अब ये प्रेसिडेंट बन गए यहां पर गोटबिया राजपक्से और यहां पर इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया महिंद्र राजपक्सा, क्योंकि जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, जो प्रेसिडेंट थे, अब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए और उनके भाई प्रेसिडेंट बन गए। तो ये सिचुएशन यहां पर देखने को मिल रही है। अगर बात करें पहले भी इनके द्वारा कई सारी ऐसी एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलेगी कि इंडिया के खिलाफ जाकर इनके द्वारा काम किया गया है। तो फिर से उसी पैटर्न में चलना स्टार्ट कर दिया गया इनके द्वारा। अभी चाइनीज कंपनी को ओनली 50 किलोमीटर तमिलनाडु से एक प्रोजेक्ट दे दिया गया जो कि इंडिया के लिए कॉज ऑफ कंसर्न है कि हमारे पड़ोस में आकर चाइनीज बैठ गए। और कहां पर है? यह जाफना वाला रीजन, याद रखिएगा श्रीलंका का जो नॉर्दर्न पोर्शन है जाफना वाला रीजन है और मैक्सिमम हमारी कंट्री की जो तमिलियन कम्युनिटी है वो इसी पर्टिकुलर रीजन में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहां पर इंडियन गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट न देकर चाइनीज गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं। इवन इंडिया और जो जापान मिलकर काम कर रहे थे एक प्रोजेक्ट पर जिसको ईस्ट कंटेनर टर्मिनल से, उससे इन्होंने अभी पुल आउट कर लिया, यानी कि उससे इन्होंने अपने हाथ खींच लिए। ये बोला कि हमारी कंट्री में इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और चाइना को प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं। इसी के साथ में जैसे ही यहां पर ये बात निकल कर आई तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए सोचने का मुद्दा हो गया कि 50 किलोमीटर
हमारी कोस्ट के पास में चाइनीज आकर बैठ गए, तो सोचने वाला मुद्दा है। यहां भी ये नहीं रुके और एक पायदान आगे चले गए। ये है यहां पर इमरान खान के द्वारा बोला गया है यहां पर अभी कि एड्रेस करेंगे श्रीलंका की पार्लियामेंट को, यानी कि इमरान खान साहब जो है वो इसी महीने विजिट करने वाले हैं कोलंबो यानी कि श्रीलंका, और वहां पर इनकी पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे। यानी कि हमारे दो पड़ोसी जो मित्र हैं, जो हमारे घनिष्ठ मित्र हैं चाइना और पाकिस्तान, उनके साथ में मिलकर श्रीलंका जो है वो होली खेलने वाला है। अब देखते हैं ये कैसी होली होगी और इसका इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो ये मैं आप लोगों को जैसे ही न्यूज आगे बढ़ेगी जरूर बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये कुछ पॉइंट हैं जो कि आप लोगों को एग्जाम के तो बारे में मुझे पता नहीं है, पर पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आप लोगों के ऊपर, आप लोगों के पास में कई सारी उल्टी सीधी कॉल आती हैं, कई बार आप लोग उनके झांसे में आ जाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल की जो सुपुत्री हैं उनको अभी यहां पर चुना लग गया है 30,000 का। तो यहां पर यह बोला गया कि इनको बोला गया एक स्कैन करने के लिए क्यूआर कोड, और जैसे इन्होंने क्यूआर कोड स्कैन किया तो इनके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होने स्टार्ट हो गए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैसेज ही आएगा, अगर कोई क्यूआर कोड भी आप लोगों के पास में आ रहा है और आप लोगों से बोले कि कोई इसको स्कैन कर दे, तो आप लोगों को उसको स्कैन नहीं करना है जब तक आप लोग उसको कंफर्म न कर ले। तो ये सारी हरकतें ऐसी हैं कि आप लोग को ठगने के अलग अलग तरीके ढूंढे जा रहे हैं। इवन चीफ मिनिस्टर की बेटी इससे नहीं बच रही है, तो एक नॉर्मल इंसान के बारे में आप लोग सोचिए कि क्या होगा। तो अभी यहां पर इसको ट्रेस किया जा रहा है कि किसने हरकतें की हैं, पर लेकिन जो भी था एक तरीके से वो बोल सकते हैं कॉमन इंसान को छोड़कर एक कोई चीफ मिनिस्टर की बेटी पर इस तरीके से इस तरीके से ट्राई कर रहा है कि यहां पर इस तरीके से पैसे उड़ाए, तो कोई हिम्मत वाला इंसान है। देखिए क्या रिजल्ट निकल कर आते हैं। पर लेकिन आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, फिर धक्के खाते फिरोगे इधर उधर कि यार यहां पर पैसे चले गए, कहां पे जाना है, क्या करना है। तो क्यों ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला फंडा हो जाए, इनके बीमारी आने से पहले अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। अब ये मत बोलना कि सर आपका गला कैसे खराब हो गया यार देखो, सुबह तक तो सारी चीज़ सही चल रही थी, अभी पता नहीं बहुत सारी खांसी हुई एकदम और फिर गला बैठता हुआ सा लग रहा है, पर लेकिन इसको बैठने नहीं देंगे। ठीक है, इसको उठाए रखेंगे। ओके, अब बात करते हैं यूपीएससी के बारे में। तो यूपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर काफी ज्यादा क्रेज है इंडिया के अंदर में, तो उसी के चलते मैंने बोला था कि हमारी कंट्री में अभी अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए सेशन लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर 10,000 के करीब ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन किया गया, जिसमें IAS जो उदित प्रकाश है उनके द्वारा, जो कि डायरेक्टर है यहाँ पर एजुकेशन दिल्ली, और उसी के साथ में IPS है यहाँ पर, यह है इंजीत प्रताप, तो इनके द्वारा यहाँ पर बच्चों को गाइड किया गया। ठीक है, तो इसमें कई सारे बच्चे वो भी थे जो भी 9th से लेकर 12th क्लास के थे, तो काफी अच्छा सेशन यहाँ पर ये देखने को मिला। तो देखते हैं किस तरीके से और ज्यादा लोग जागरूक हो पाते हैं। पर यह है कि क्रेज तो बढ़ रहा है, पर देखने वाली बात ये होगी क्रेज के साथ साथ में पता चला कि यहाँ पर जो लोग हैं इसके चलते, देखिए ये होना चाहिए कम से कम एजुकेशन ऐसा प्रोवाइड करा दे स्कूल के अंदर ही कि लोगों को बाहर आकर कोचिंगों के धक्के न खाने पड़े, उनको वहीं पर ही इस लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करा दे, इससे अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराएं कि आराम से उसी से वहां से उनका बेस बन जाए। फिर आप लोग क्या रहता है, आप लोग खुद से सेल्फ स्टडी कर आप लोग अपना एग्जाम निकाल सकते हैं। कोचिंग कौन करता है? कोचिंग वो करता है कि जिसका बेस बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ठीक है, और ये इस तरीके का माहौल बन गया है कंट्री के अंदर में कि बिना कोचिंग करे आप लोग एग्जाम ही नहीं निकाल पाओगे। हर एक इंसान कोचिंग करता है, तो उसका बेसिक रीजन ये है कि जिसके पास में बेस नहीं है वो कोचिंग कर लेता है जल्दी जल्दी चीजों को निपटाने के लिए, कि हाँ जल्दी जल्दी चीजें निपट जाएंगी। पर लेकिन यूपीएससी भी बड़ी समझदार होती जा रही है। आज के पेपर आप लोग उठाकर अगर देखिएगा तो ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कोचिंग किए हुए और बिना कोचिंग किए हुए लोगों को बराबर कर दे रही है। तो इसलिए आप लोग अगर प्रॉपर न्यूज़पेपर फॉलो करके चल रहे हैं सही तरीके से, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को किसी और चीज की जरूरत है। अपनी प्रैक्टिस कीजिए, और सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल तो है यार, कहीं भी जाकर कुछ भी सर्च कर लीजिए, सारी चीजें आप लोगों को ऑनलाइन देखने को मिल जाएगी। तो अगर थोड़ा सा आप लोग हिम्मत करेंगे, जिसके पास से पैसा है देखिए तो करिए कोचिंग, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा एंजॉय कीजिए जैसे करना है। पर लेकिन जिसके पास में रिसोर्सेज नहीं है उसको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि उसको टेंशन लेने की जरूरत है आज की डेट में। तो ये चीजें आप लोग देखते हैं। बाकी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, ईपीएफओ के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। न्यू लेबर कोड के बारे में बात की जा रही है। अब बोला गया कि 4 days a week वर्क करने की बात की जा रही है। अभी हमारी कंट्री में जो प्रोसीजर चल रहा है आप लोग को देखने को मिला कि कई सारी राज्य गवर्नमेंट के द्वारा भी अपने लेबर लॉज में चेंज लाया गया, जिसके चलते जो भी यहाँ पर काम कर रहे थे उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की गई, और जो काम देने वाले हैं उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि इकोनॉमी डाउन चल रही थी तो इंप्रूवमेंट करने की बात यहां पर की गई। तो अभी बोला गया है कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कंपनी है, जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस
इंप्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लेबर एंड द एम्प्लॉयमेंट जो सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है अपूर्वा चंद्रा, तो इनके द्वारा बोला गया है कि 4 डेज ए वीक यहां पर इसको किया जा रहा है अभी काम को, क्योंकि ऐसा देखने को मिल रहा था कि 10-10 घंटे 10.5 घंटे से लेकर 12 घंटे तक लोग काम कर रहे थे। तो अभी इसमें चेंज लाया जा रहा है। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी इसी के साथ में हेल्थ एंड द वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के तहत भी यहां पर लिमिट किया जा रहा है कि लगभग 48 जो आर है यानी कि 48 घंटे एक वीक में आप लोग काम करिएगा, ठीक है। तो 48 घंटे काम करेंगे तो यहां पर चीजों को आप लोगों को ढंग से लेकर चलना है, तो इस तरीके से आप लोगों को काम करना है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि आप लोगों को ऐसा नहीं कि हापड़ थापड़ में जाकर बस अपना पैसे कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है, हेल्थ का भी ध्यान रखना है, उसको ध्यान में रखकर बात की जा रही है। और एक छोटी सी न्यूज है यहां पर, यूएसए के द्वारा फिर से यूनाइटेड नेशन जो यहां पर ह्यूमन राइट काउंसिल है जिसमें से डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकल गए थे, उसको फिर से ज्वाइन किया जा रहा है यूएसए के द्वारा। तो एक ये इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर आप लोगों को पता है क्या बात चल रही है। तो राज्यसभा के यहां पर हमारी कंट्री में लोकसभा के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं उनके द्वारा कुछ बातें बोली गई। उनके द्वारा बोला गया कि जो एमएसपी है वो रहने वाला है, वो कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो ये राज्यसभा के अंदर इनके द्वारा बताया गया और इसी के द्वारा यहां पर सेंटर ओपन है बात करने के लिए। तो ये बातें इनके द्वारा यहां पर बोली गई है। तो देखते हैं कि कितना बातें हो पाती है और कितना चीजें नॉर्मल हो पाती है। बाकी 2 टर्म यहां पर इनके द्वारा बताया गया, एक तो यहां पर आंदोलनजीवी मतलब प्रोफेशनल प्रोटेस्टर जो हैं, एक तो उनको बोला गया इनके द्वारा, और दूसरा फॉरेन जो डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी है। ये 2 शब्द इनके द्वारा नए अभी कॉइन किए गए जो कि आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बाकी फुटबॉल चैंपियनशिप जिसको सुपर बॉल के नाम से आप लोग जानते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सारे लोग इसको देखते हैं अमेरिकन टेलीविजन के अंदर। तो 30 सेकंड का एक कमर्शियल एड आप लोग यहां पर देखने को मिला जो फार्मर के प्रोटेस्ट को दिखा रहा था। तो ये लार्जेस्ट प्रोटेस्ट इन द हिस्ट्री बताया जा रहा है यूएसए के अंदर। तो ये काफी एक अलग तरीका माहौल देखने को मिल रहा है जब बाहर की कंट्री इसके अंदर इंटरफेयर कर रही है, तो हमारी कंट्री की इमेज जो है वो डिग्रेड हो रही है। इसी के चलते गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया था कि ट्विटर से पूछा गया था कि लगभग 1178 अकाउंट जो है उनको रिमूव कर दो जो कि फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे। तो ऐसी भी चीजें आप लोगों को देखने को मिली। तो ये भी कुछ चीजें हैं। इसी के साथ में अगर बात करें उत्तराखंड के बारे में, तो एक आर्टिकल भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले थोड़ा सा यहां पर जान लेते हैं। हिमालयन रीजन है, यहां पर लगभग 26 लोगों की जान जा चुकी है और 171 लोग अभी भी लापता हैं जिनके बारे में कुछ पता नहीं है। अभी यहां पर 35 जो लेबर हैं वो अभी बोला जा रहा है कि इनसाइड फंसे हुए हैं यहां पर किसी पर्टिकुलर एरिया में, टनल के अंदर में, तो उनको निकालने की बात की जा रही है। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो तपोवन वाला एरिया है ना, यहाँ पर तो तपोवन जहां पर जो रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वहां पर ये अभी देखने को मिला और एक्सपर्ट के द्वारा ये बता दिया गया कि ये लैंडस्लाइड है, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा आर्टिकल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, तो वहां पर आप लोगों को बताऊंगा। एक छोटी सी न्यूज यहां पर आप लोग देखते हैं, जो तमिलनाडु में शशिकला है वो अभी जेल से निकल कर आ गई है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग याद रखते हैं कि चेन्नई से लेके बेंगलोर की जो दूरी है वो 350 किलोमीटर है। ये नॉर्मली 6.5 से 7 घंटे में कवर हो जाती है, पर लेकिन इनको वहां से यहां तक आने में पूरा दिन लग गया। रीजन क्या था, बहुत इनके चाहने वाले थे, कहीं शेड्यूल मीटिंग थी, कहीं अनशेड्यूल मीटिंग थी, तो जिसके चलते तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक नया चेंज आने वाला है। वीके शशिकला एंट्री करने वाली है। इनको ऐसा देखा जा रहा है कि जयललिता जी का रिप्लेसमेंट है। अभी फिलहाल इड्डापड्डी के पళनिस्वामी चीफ मिनिस्टर है, ओ पनीर सेल्वम इनके डिप्टी सीएम है। बाकी आगे देखते हैं क्या चक्कर चलता है। फिलहाल तो अभी यही न्यूज है जो कि आप लोगों को हल्का सा पता होना चाहिए कि साउथ इंडिया में भी क्या क्या हो रहा है, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। आइए अब आर्टिकल्स देख लेते हैं, कौन कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। ये अभी उत्तराखंड में जो चल रहा है उसी के बारे में बात की जा रही है, तो इस आर्टिकल को हम लोग देखेंगे क्या क्या बातें की जा रही है और इन्वायरमेंट के साथ में कंबाइन कर ये वाला आर्टिकल भी हम लोग देख लेंगे। म्यांमार के अंदर क्या चल रहा है और इंडिया और चाइना का कंपेरिजन किया गया म्यांमार के अंदर, तो ये आर्टिकल के ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। यूनिवर्सल हेल्थ केयर के बारे में बात की जा रही है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर है क्या इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, तो इसको एक एनालिसिस किया गया है। तो देखेंगे तमिलनाडु और सेंट्रल के बीच में जो रस्साकशी चल रही है एक डेथ केस को लेकर, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे क्या क्या सिचुएशन क्या कंडीशन है और संविधान के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद बताए गए उसके बारे में जानेंगे। कोविड-19 की जो दवाई डिलीवरी है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है, तो सही है, इसको अच्छे से इंप्रूव करके चलना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे। और यहां पर इटली की पॉलिटिक्स बताई जा रही है, इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ये कार्टून है और ये डेटा पॉइंट है, इनको भी हम लोग देखेंगे। कार्टून में जस्टिस के बारे में बात की जा रही है। अभी आप लोग को पता है कि कई सारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उसी के बारे में दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जुडिशरी जो है वो किस हालत में है। तो इस पिक्चर को देखकर 40 से 50 शब्द आप लोग लिख सकते हैं कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये पिक्चर परसेप्शन टेस्ट की तरीके से हो जाएगा, जो भी फिलहाल अभी सीडीएस वगैरह का पेपर देकर आए हैं। कई सारे बच्चे बोले सीडीएस का पेपर दिया, काफी अच्छा रहा। देखिए अगर कोई भी पेपर आप लोग देकर आया करें ना,
उसको स्कैन कर कर स्टडी लवर वीर, ठीक है, स्टडी लवर एक मिनट रुकिए, स्टडी लवर वीर @gmail.com, ठीक है। तो यहां पर आप लोग भेज दे कीजिए स्टडी लवर वीर @gmail.com। तो जीमेल है यहां पर, इसको भेज दे कीजिए आप लोग। तो आप लोग यहां पर जो भी भेजेंगे, तो अगर मुझे लगेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग के साथ में इंक्लूड कर डिस्कस कर चलें, तो उनको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो जो भी पेपर देकर आया करें आप लोग, उसको जरूर भेजा कीजिए। अरे हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात है मुझे याद आ गई छोटी सी, ये है मेरा एक्साइटमेंट। जब यहाँ पर कोई भी मुझे मैसेज करता है कि उसका सिलेक्शन हो गया, तो मैं इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ कि मैंने पूरा मैसेज भी नहीं पढ़ा। इनके द्वारा ये इनके द्वारा मुझे भेजा गया, ये बोला था मैंने studyloverveer@gmail.com, ठीक है। तो यहाँ पर इनके द्वारा भेजा गया कि सर यूपी में असिस्टेंट टीचर के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया है, और इसी के साथ में जो यूपीएससी का इंडियन स्टैटिस्टिकल जो सर्विस है, उसमें इनका इंटरव्यू होने वाला है, बाकी सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इनको काफी हेल्प मिली जीएस में और एसए में, जो इन्होंने यहाँ पर अटेम्प्ट किया, यानी कि जो वीडियोस बनाई जाती है सेल्वी फैमिली के द्वारा, तो काफी हेल्प मिली। इनके द्वारा बोला गया कि सर मेरा नाम मत लीजिएगा, ठीक है, तो मेरा नाम मत लीजिएगा, जब पूरा सिलेक्शन हो जाएगा जब भी बताऊंगी सबको, तभी अच्छा लगेगा। अच्छी बात है इनकी, पर लेकिन मैंने क्या किया, मैंने यहां तक पढ़ा इसको, मैंने कहा यूपी असिस्टेंट टीचर में सिलेक्शन हो गया और इसमें इनका इंटरव्यू है, तो मैंने नीचे वाला पढ़ा ही नहीं। इनके द्वारा जो बोला गया मेरा नाम मत लीजिएगा, और मैंने इसको सब जगह शेयर कर दिया। फिर मैंने जब इसको शेयर कर रहा था, तो तब मेरी नजर पड़ी कि मेरा नाम मत लीजिएगा, तो फिर मैंने उसको सब जगह से डिलीट किया 1 मिनट के अंदर। तो जब आप लोग सिलेक्शन का मैसेज भेजते हैं ना, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्साइटमेंट अलग ही लेवल का रहता है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। तो काफी अच्छा लगता है, दिल को एक सुकून सा मिलता है कि किसी ने किसी की लाइफ चेंज हो रही है। तो ये बात मुझे आप लोगों को बतानी थी, तो मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ इनको कि मैंने पूरा मैसेज नहीं पढ़ा और उसको तुरंत पोस्ट कर दिया। अभी फिलहाल इनका नाम नहीं है यहाँ पर कहीं पर भी, इसलिए मैंने इनका नाम छुपा दिया, इनकी जीमेल आईडी सब। तो एक बच्चे के द्वारा पूछा गया सर डिलीट क्यों कर दिया, ये 1-2 बच्चों के द्वारा पढ़ लिया गया था, तो मैंने यही बताने के लिए बताया कि डिलीट इसलिए कर दिया, इन्होंने लिखा है कि मेरा नाम मत लीजिएगा। तो मुझे लगा कि ये चीजें शेयर करनी अभी सही नहीं है। वैसे कांग्रेट्स, इनका सिलेक्शन हो गया और आगे भी ऑल द बेस्ट, जो इंटरव्यू में भी इनका सिलेक्शन होगा अच्छे से। तो फिर से इनके बारे में बात करेंगे, आई होप कि अच्छे से इनका सिलेक्शन हो, और फिर हम लोग देखेंगे किस तरीके से हमारे फैमिली मेंबर अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी बात जो मैं एक्साइटमेंट में आके कुछ कर जाता हूँ कभी कभी। आइए अब आगे चलते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर उत्तराखंड के बारे में, ठीक है। तो उत्तराखंड में आप लोगों को पता है क्या कंडीशन चल रही है। तो उत्तराखंड में जो अभी यहाँ पर बोला गया था कि नो ग्लेशियर लेक फाउंड, कोई ग्लेशियर लेक नहीं फाउंड की गई है, ये लैंडस्लाइड की वजह से ट्रिगर यहां पर हुआ है। तो इसकी वजह से यहां पर अलग अलग रीजन में कितने कितने जो लोगों की जान गई है, ये बताया गया इस पर्टिकुलर जो दुर्घटना की वजह से। तो हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है उत्तराखंड के अंदर काफी वनरेबल है, यानी कि जो भी हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट लगाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर लैंडस्लाइड होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि बोझ काफी बढ़ जाते हैं और कई फर्जाइल, यानी कि कोई ऐसे नहीं कहते कि काफी वीक माउंटेन है तो वो फिसलने लगती है, तो वो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसी के बारे में हाँ एक और छोटी सी न्यूज है, चाइना ने भी कंडोलेंस जारी किया है हमारे लिए कि जो भी लोग यहाँ पर अभी फ्लड में जिनकी जान गई है उसके लिए। और वीके सिंह की एक स्टेटमेंट है ये, इनके द्वारा बोला गया कि चाइनीज हमारी कंट्री में इतना एलएसी को क्रॉस नहीं करते जितना हम लोग एलएसी को क्रॉस करते हैं। तो ये अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। चाइना वाले कह रहे हैं कि अनऑफिशियल रिटर्न कन्फेशन किया गया है यहाँ पर वीके सिंह के द्वारा। तो ये समझिए कि क्या क्या स्टेटमेंट जाती हैं जिससे हमारे ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर इसके बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग बोले थे ना कि वो सारी चीजें, तो वो सारी चीज नहीं है कि यहाँ पर एक तरीके से लैंडस्लाइड देखने को मिली है, कोई पत्थर खिसक गया तो फिर ऊपर से बर्फ आने लगा नीचे को, तो फिर बर्फ की नदियां भी बन जाती है कई बार, ठीक है, जिसको ग्लेशियर या हिमनाद बोलते हैं। एवलांच जो होता है बेसिकली ये मैसिव डाउनफॉल होता है आइस वगैरह या फिर कोई भी इस तरह का स्नो या फिर कोई मड जो आता है उसका, ये मैंने आप लोगों को बताया भी था। और कहां पर ये है, यहाँ पर ये धौली गंगा की हम लोग बात कर रहे थे। तो धौली गंगा जो विष्णु प्रयाग है यहाँ पर, ये अलकनंदा आप लोग देखते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से इसके बारे में याद रखिएगा, ये मैंने आप लोगों को बताया भी था, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, कल ही डिस्कस किया था, ठीक है। और ये हो गया नंद प्रयाग। तो ये पिक्चर आप लोग रख लीजिएगा अपने मोबाइल के अंदर ताकि कोई दिक्कत रहे तो आप लोग देखते हैं। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये कि कई सारे इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं वो कई बार इन चीजों के बारे में लिख चुके हैं। आप लोगों को पता है कि सुंदरलाल बहुगुणा ये उत्तराखंड से आते हैं, इसी के साथ में यहाँ पर है गौरा देवी, इसी के साथ में चिपको मूवमेंट का नाम आप लोगों ने सुना होगा उत्तराखंड वाले रीजन में। तो ये ऑलरेडी बोल चुके हैं कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आप लोग बड़े बड़े बांध यहाँ पर बना रहे हैं ना, ये जरा सा भी अगर अर्थक्वेक आएगा तो कोई पहाड़ अगर फिसल गया तो बहुत सारे लोगों को ले डूबेगा। तो ये चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी। और दुनिया भर के प्रोजेक्ट ऐसे हैं और जरूरी भी है देखिए प्रोजेक्ट बनाना भी कि लोगों के लिए कम से कम फैसिलिटी प्रोवाइड कराए, जैसे फिर हम लोग बोलते हैं बिजली नहीं है। तो ये सारे काम किस तरीके से एक बैलेंस बनाकर हम लोग चल सकते हैं वो हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। 2013 की फ्लड आप लोग देख ही रहे हैं,
टिहरी बैंड जो दाम है, बांध है जो यहाँ पर क्वेक की वजह से कई बार ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, 1991 में जो देखने को मिला। इसी के साथ में केदारनाथ का जो एक खतरनाक चेहरा जो सामने निकल कर आया। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये ग्लेशियर लेक या क्लाइमेट जो चेंज का इंपैक्ट पड़ता है, ये सारे अनस्टेबल रीजन है। जरा सा कुछ खिसका तो दुनियादारी खिसक जाती है। तो इसी के चलते जो अभी रिसेंटली ये बोला जा रहा है कि भाखड़ा जो डैम है हिमाचल प्रदेश के अंदर में, वो लगभग 140% के करीब यहां पर हायर चल रहा है जितना उसको बोला गया था। यानी कि एक तरीके से कई बार ऐसा होता है कि जिसे बांध बनाते हैं ना, तो बांध के नीचे आप लोगों को मिट्टी, कंकड़, पत्थर वो भरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि मान लीजिए इसकी जो हाइट रखनी है, हम लोग को इसकी 50 फुट इसकी हाइट रखनी है, पर लेकिन पता चला कि 50 फुट तो वाटर की हाइट रखनी है, नीचे उसमें कम से कम 20-30 फुट जो है ये ऑलरेडी यहां पर इसमें कंकड़ पत्थर जम गए। अब यहां पर ये पानी ऊपर ही ऊपर जाता रहता है। तो ये भी कई बार ऐसे रीजन बन जाते हैं जो बांध पुराने हो जाते हैं, तो उनके लिए ये एक तरीके से कंसर्न का रीजन है कि ये चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर कोई भी बांध टूटा, आप लोगों को पता है एक ऐसी रिपोर्ट भी अभी हम लोगों ने पढ़ी थी कि बांध जो है वो काफी वीक होते जा रहे हैं, बूढ़े बूढ़े हो गए हैं बांध। अगर कल को कोई ऐसा बांध टूटता है तो उसको कैसे हम लोग थामेंगे, तो वो चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन में बात की जा रही है कि जो रिमिशन होता है एक तरीके से विमुक्ति या माफी कर देना किसी पर्टिकुलर, अगर उसने कोई क्राइम किया है तो ये इसको पॉलिटिक्स या फिर इलेक्ट्रोल जो इलेक्ट्रोल यानी कि पॉलिटिक्स या फिर इलेक्शन से रिलेटेड कोई जो मैटर की तरीके से कंसर्न नहीं करना चाहिए। ये रिमिशन को रिमिशन की तरीके से ही देखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से किसके बारे में पूछा जा सकता है? तमिलनाडु के बारे में पूछा जा सकता है और सेंट्रल स्टेट के रिलेशन के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। तो बात क्या की जा रही है, तमिलनाडु के जो गवर्नर है जिनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित, तो इनके द्वारा अभी ये बोला गया है कि इनको जो काम दिया गया था, जो स्टेट के कैबिनेट के द्वारा खासकर एडवाइस किया गया था कि आप लोग रीमिशन कर दीजिए उन लोगों को जिनके द्वारा प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की हत्या की गई थी, असैसिनेशन किया गया था। क्योंकि ऑलरेडी वो यहां पर 30 साल से भी ऊपर जेल में गुजार चुके हैं, तो इसलिए आप लोग अब उनको छोड़ दीजिए। तो ये बात बोली गई थी। पर लेकिन गवर्नर साहब ने क्या किया, ये मैटर जो है वो प्रेसिडेंट के लिए रख लिया कि मैं इसको डिसाइड नहीं करूंगा, इसको प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। अभी यहां पर ये मैटर चल रहा है। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो यहां पर जो क्षमादान की जो पावर होती है, ठीक है, वो किस किस के हाथ में, किस किस आर्टिकल को लेकर होती है। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा कि जो क्लेमेंसी होती है, इनके जो क्षमादान होता है, उसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो आर्टिकल 372 के बारे में बात की जा रही है। उसी के साथ में ये आर्टिकल 161 के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर 372 नहीं, सॉरी 72 क्या क्या बोल देता हूं कई बार। एक तो प्रेसिडेंट है, उनके अंदर आर्टिकल 72 आता है, और गवर्नर है आर्टिकल 161 आता है, जो कि यहां पर ये क्लेमेंसी यानी कि क्षमादान की पावर रखते हैं। तो ये पावर जो है दोनों के हाथ में है। कैबिनेट के द्वारा जो एडवाइस किया जाता है उसी के हिसाब से इनको काम करनी होती है। तो अभी जो गवर्नर है जिनकी पावर है 161 के हिसाब से, ये बोला गया कि जो इनको यहाँ पर जो भी कन्विक्टेड पर्सन है आज की डेट में, उनको जब छोड़ने की बात की तो इनको यहाँ पर गाइड किया गया था। पर लेकिन अगर मैटर जो है कि वो स्टेट की पावर जो है उसको एक्सटेंड करता हुआ नजर आए, तो उसकी पावर के अंडर न रहे, उसके अंदर न रहे, तो फिर यहाँ पर ये माना जाता है कि उसको आप लोग सेंटर के पास यानी कि प्रेसिडेंट के पास में भेज दीजिए। ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है। पर लेकिन जो इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे उनको हटा दिया गया, जो सेंटर के अंडर आते थे, अब वो आरोप बच गए जो स्टेट के अंदर आते हैं। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव के हाथ में पावर थी यहाँ पर राजीव गांधी केस से रिलेटेड। तो सेंटर जो यहाँ पर एंटी टेररिज्म लॉ है उसके हिसाब से इनके ऊपर वो चल रहा था, और अंडर सीबीआई प्रोब के हिसाब से यहाँ पर काम चल रहा था। तो ये बोला गया था कि सेंटर ही इस मैटर को देखेगा, गवर्नर ने ये बोला है, ठीक है। पर लेकिन अगर बात करें तो ड्रॉप कर दिया गया चार्ज इनके ऊपर टाड़ा का, जिसको बोलते हैं टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। इसी के साथ में यहां पर आज के में आईपीसी के तहत, यहां पर इंडियन पिनल कोड के तहत जो मर्डर कॉन्स्पिरेसी का इनके ऊपर चार्ज लगा हुआ है। तो ये तो काम आराम से गवर्नर की जुडिक्शन के अंदर आ सकता है। तो गवर्नर इसको आराम से सुन सकता था, इसको सेंटर के पास भेजने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आईपीसी के हिसाब से हम लोग बात करें तो इसमें कोई बार नहीं करता है, गवर्नर को कोई रोकता नहीं है कि आप लोग इसके ऊपर डिसीजन लो। पर लेकिन इसका पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इस पर्टिकुलर मैटर का, कि गवर्नर जो है 2 साल से इस मैटर को दबाए बैठे हैं। तो यहां पर डिबेटेबल है और अनयूजुअल डिले गवर्नर साहब के द्वारा यहां पर किया जा रहा है, ऐसा बोल रहे हैं राइटर। यहां पर ये बोल रहे हैं कि गवर्नर पुरोहित जो है वो 2018 से इस मैटर को यहां पर दबाए बैठे हैं, जबकि इनको अब तक छोड़ देना चाहिए था। तो यहां पर ये क्यों इसको दबाए बैठे, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। तो राइटर को 2 चीजें लग रही हैं। एक तो सेंटर इसलिए परेशान है कि उनकी जीरो टॉलरेंस की जो नीति है टेररिस्ट को लेकर, यानी कि वो नहीं चाहते कि कोई भी टेररिस्ट को छोड़ा जाए, इस तरीके से लेकर ये यहां पर एक मेन मुद्दा है। इसको जो समझाने की बात की जा रही है कि वो नहीं चाह रहे कि इनको छोड़ा जाए, ठीक है। दूसरा मुद्दा ये हो सकता है कि सेंटर जो है
इस मुद्दे को, इस इशू को रिजर्व रखे हुए हैं ताकि तमिलनाडु के अंदर जब इलेक्शन होंगे तो तब वो यहां पर अपनी पावर यूज करेंगे और इनको छोड़ेंगे ताकि तमिलनाडु के अंदर सहानुभूति मिले। अब यहां पर अगर इलेक्शन से पहले इनको छोड़ा जाता है तो इसका मतलब ये कि ये सेकंड वाली टर्म सही है कि कहीं ना कहीं सहानुभूति सेंटर लेना चाह रहा था, और अगर यहां पर इसको छोड़ा नहीं जाता है, ऐसे ही रखा जाता है, तो पहले वाली स्टेटमेंट सही है। तो ये टाइम बताएगा कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। अगर इलेक्शन के जस्ट पहले छोड़ा गया तो फिर इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये इलेक्शन का मुद्दा है। तो राइटर यही बोल रहे हैं कि देखिए, अगर बात करें कानून और जो कोरोना है, यानी कि अगर आप लोग जिस तरीके से यहां पर ये इतने सारे लोगों को 30 साल से भी ऊपर यहां पर ये जेल में बंद है, तो इनको क्षमा याचना मिल जानी चाहिए। आप लोगों को यहां पर पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इलेक्शन का मुद्दा इसको नहीं बनाना चाहिए, जो कि काफी लार्ज स्केल पर मुद्दा बनता हुआ जा रहा है। तो इससे थोड़ी सी डिस्टेंस बनानी चाहिए आप लोगों को। तो ये पर्टिकुलर इशू है जो सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में भी आप लोगों से बात करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी कंट्री में जो फेडरलिज्म का ढांचा है उसके बारे में आप लोग बोल सकते हैं, इसको समझाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर बात कर रहा है, ये है यूनिवर्सल हेल्थ केयर के बारे में। यूनिवर्सल हेल्थ केयर होता क्या है? यूनिवर्सल मतलब सबके लिए, हेल्थ केयर मतलब फैसिलिटी, यानी कि ये उससे ऊपर उठ जाता है कि आप लोगों के पास में पैसा है या फिर पैसा नहीं है, पर लेकिन आप लोगों को हेल्थ सर्विस जरूर मिलेगी। तो इसके बारे में बात करते हैं, इसको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूनिवर्सल कवरेज या यूनिवर्सल केयर, ये कोई भी शब्द अगर लिखा हो तो ये सारे इसी के मतलब है। यानी कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूनिवर्सल केयर या फिर यूनिवर्सल जो कवरेज है, कोई भी शब्द लिखा मिले तो इसी के बारे में बात की जा रही है। इसका मतलब यह है कि किसी भी कंट्री के कोई रेजिडेंट है, कंट्री उनकी देखरेख करती है और उनको रिकॉग्नाइज करती है कि जो भी जिसके पास में पैसा नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते अपने आप से हेल्थ सर्विस को, उनको भी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराया जाए अगर वो इस कंट्री के रेजिडेंट है। तो यहां पर 3 मुद्दों पर फोकस किया जाता है कि किसको कवर करना है इसके अंदर, यानी कि किस किस को फैसिलिटी देनी है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की। दूसरा, व्हाट सर्विस आज कवर, यानी कि कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करानी है हेल्थ के अंदर में, बहुत सारी है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को एड्स हो गया, किसी को कोरोना हो गया, कौन सी कवर करनी है वो देखना पड़ेगा। इसी के साथ में यहां पर कॉस्ट देखनी पड़ेगी कि कॉस्ट कितनी कवर करनी है आप लोग यहां पर, कि कितना आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं जनता को फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से माने वो ये बोलता है कि यार सिटीजन जो है ना, उनको कम से कम इतना एक तरीके से हेल्प मिलनी चाहिए ताकि उनको अगर कोई दिक्कत हो तो वो इसका सॉल्यूशन निकाल सके। ऐसा ना हो कि पैसे की वजह से लोगों की जान जा रही है, उनके पास में हेल्थ को कवर करने के लिए पैसे नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करें तो यूनाइटेड नेशन के बारे में अगर मैं आप लोगों से बातें करूं तो वो ये बोलता है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात की जाती है उसके द्वारा 2030 तक। ये कहां बोलता है, ये यहां पर आप लोग देखते हैं, ये आप लोगों के सामने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। पहला, गरीबी को मिटाने की बात करते हैं, अगर गरीबी मिट जाए तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही खत्म हो जाती है। दूसरा, भुखमरी को मिटाने की बात करते हैं, गरीबी मिट जाएगी तो भुखमरी अपने आप खत्म हो जाएगी। अच्छी हेल्थ और वेलबींग के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा तीसरा गोल है यहां पर, ये यहां पर बात करेगा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में। तो अगर डायरेक्ट आप लोगों से अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाता है कि ये बताओ यार कौन सा ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में बात करता है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तीसरा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी कंट्री में अभी लेकर आएगी तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये यहां पर आ जाती है। ठीक है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर आप लोग बोल रहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कहां पर आएगी, तो ये जो यहां पर फोर्थ ये पॉलिसी है, तो इसके अंदर आप लोग इसको याद रखिएगा। अगर बात करें लगभग 20 साल पहले, थाईलैंड एक ऐसा देश है जिसकी जो जीडीपी है लगभग हमारी कंट्री की जीडीपी के इक्विवेलेंट आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो कवरेज किया गया इट्स पॉपुलेशन पर कैपिटा जो जीडीपी है सिमिलर, यानी कि पर कैपिटा जो जीडीपी है तो यहां पर सिमिलर है जैसी हमारी कंट्री के अंदर है। अभी अगर बात की जाए आज के डेट में, कोविड-19 ने हम लोग को चेहरा दिखा दिया है हमारा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। उसी के साथ में अगर ऐसे ही चलती रही तो जो बीमारी यहां पर फैलती है उसकी वजह से जो नुकसान होता है, मान लीजिए आज के डेट में मुझे देखिए आप लोग, ठीक है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, अगर ये तबीयत और ज्यादा खराब होती है, अगर इसकी वजह से और ज्यादा दिक्कत होती है, तो आने वाले टाइम में अगर मैं काम नहीं कर पाता हूं तो कितने सारे जो बच्चे हैं जिनको एक एजुकेशन दी जा रही थी वो एक तरीके से रुकेगी। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी कंपनी में काम कर रहा है, अगर वो काम पर नहीं जा रहा है हेल्थ की वजह से, तो उसकी वजह से कितने सारे लोगों को यहां पर नुकसान होगा। एक तरीके से ये समझिए, कंपनी में कुछ वर्कर अगर बीमार हो गए तो उस पर्टिकुलर एरिया में प्रोटेक्शन यूनिट काम नहीं करेगी। इस तरीके से हमारी कंट्री में दुनिया भर के लोग जो हैं वो रोज बीमार होते हैं, तो उसकी वजह से जो हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है वो कहीं ज्यादा होगा जो आप लोग आज के दिन में इसके ऊपर खर्चा करेंगे। समझ रहे हैं क्या बोल के चला गया मैं? यानी कि अगर आप लोग प्रिवेंशन पर ज्यादा फोकस करेंगे, बीमार होने से लोगों को बचाएंगे, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, और वो ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, ज्यादा काम करेंगे, तो हमारी कंट्री की जीडीपी में ग्रोथ होगा। तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं, तो इससे आप लोग कनेक्ट कीजिएगा। तो यहां पर यही बात बोलने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग हेल्थ के ऊपर जितना खर्च करेंगे ना, उससे ज्यादा आप लोग वैसे खर्च कर देंगे अगर आप लोग हेल्थ को सही तरीके से लेकर नहीं चलेंगे। छोटे छोटे बच्चों की डेथ हो गई, ठीक है, कई सारे लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोग इनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा जो अभी यहां पर बजट मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को बारे में बात करें, यहां पर अभी बोला गया है कि 73
932 करोड़ रुपए यहां पर इनको दिए गए। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि 64 के करीब तो आप लोग यहां पर ये प्रधानमंत्री जो यहां पर प्रधानमंत्री ये जो पर्टिकुलर जो योजना है, ठीक है, प्रधानमंत्री ये निर्भर स्वस्थ जो भारत योजना है, निर्भर कब से आ गया इसके अंदर, ये चेंज हो गई क्या? चलिए जो भी है, मतलब ये जो स्कीम है इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बोला जा रहा है कि इसके अंदर ही 64,000 के करीब आप लोगों का पैसा खर्च हो जाएगा। ये वाली स्कीम दूसरी यहां पर आयुष्मान भारत जिसको मैं सोच रहा था वो दूसरी स्कीम है, ठीक है, ये है यहां पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये दूसरी स्कीम है जिसके बारे में बात कर रहा हूं। ये प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर है ये पूरा, ठीक है, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। अब आप लोग इसको एग्जाम में तो कम से कम नहीं भूलोगे कि यहां सर ने इसमें गड़बड़ की थी बोलने में, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिए। अब आप लोग इसको नहीं भूलेंगे, अब दोनों में डिफरेंस भी आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है, तो कुछ दाग अच्छे होते हैं ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो 5 लाख पर फैमिली को दिया जाता है इस स्कीम के तहत, ठीक है, जिसमें बोला जा रहा है कि 10.74 करोड़ के करीब हम लोग कवर कर रहे हैं। 85% रूरल और 60% जो अर्बन एरिया के जो लोग हैं उनको कवर कर रहे हैं। और ये 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो बर्थ एनिवर्सरी है उस पर इसको लॉन्च किया गया था। तो बोला जा रहा है कि आप लोग ऑलरेडी यहाँ पर प्रधानमंत्री जो आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत जो योजना है उसमें 64,000 करोड़ आप लोग खर्च करने वाले हैं। तो 64,000 करोड़ में अगर बात करें तो लगभग मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बात करूं 64 से 74 के बीच में जाएंगे तो 9,000 करोड़ भी बाकी नहीं बचे। जबकि फाइनेंस कमीशन ये बोलता है कि 13,000 करोड़ रुपए आप लोगों को स्ट्रेंथ करना है हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। तो आप वहां पर कहां पर खर्च करेंगे, इसमें से यहां पर काफी ज्यादा पैसा चला गया। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो इस तरीके से बहुत सारा एरिया ऐसा है जहां पर पैसे की कमी पड़ने वाली है। तो जो पैसा आप लोग दे रहे हैं ना, ये पैसा काम नहीं करने वाला है। और खासकर एक जूता सबके पैरों में फिट मत करो। आंध्र प्रदेश की कुछ और कंडीशन है, हिमाचल प्रदेश की कुछ और कंडीशन है। हिमाचल प्रदेश में जो यहां पर 72.2% के करीब टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो आउटपुट होता है, यानी कि आउट पॉकेट होता है, आउट ऑफ पॉकेट, यानी कि लोग अपनी जेब से खर्च करते हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश में ओनली 46% आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें या फिर आप लोग बात करें यहां पर आंध्र प्रदेश में, तो यहां पर आप लोगों को पर कैपिटा जो इनकम है वो काफी ज्यादा डिफरेंट नजर आएगा, ठीक है। तो यहां पर कैपिटा जो पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग है हिमाचल प्रदेश में मोर देन ट्वाइस है आंध्र प्रदेश के कंपेयर में। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखिएगा तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि हर एक राज्य की अलग अलग फंड है, तो उसको देखकर आप लोग को चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये बात कर रहे हैं म्यांमार के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो म्यांमार के अंदर अभी यहां पर कूक किया गया जिसमें आंग सांग सुई की जो है उनको पलट दिया गया और जेल में डाल दिया गया, उनका तख्ता पलट दिया गया, मतलब उनको नहीं पलटा, उनका तख्ता। तो प्रोटेस्टर जो है वो काफी ज्यादा एक तरीके से सामने आ गए निकलकर। तो म्यांमार में जो अभी कंडीशन देखने को मिल रही है, तो इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है यहाँ पर, ये तो इनकी इंटरनल इश्यू चल रहे हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है आज के में, इंडिया जो है वो एक अलग ही कंडीशन में खड़ा हुआ है। अगर इंडिया का अगर आप लोग बात करेंगे म्यांमार के जो पॉलिसीज है, डेवलपमेंट है, उसमें क्या हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 2014 से लेके 2018 तक का डेटा है। चाइनीज इंगेजमेंट म्यांमार मोर ज्यादा है, काफी लार्ज स्केल पर एज कंपेयर टू इन ईच फील्ड। अगर इंडिया के बारे में आप लोग बात करते हैं 2014 में हमारा इन्वेस्टमेंट जो था वो चाइना के कंपेयर में देखते हैं चुन्नू सा है, ठीक है। इसी के साथ में 2015 में भी, 2016 में भी, 2017 में भी और 2018 में चाइना जो है ह्यूज इन्वेस्टमेंट यहां पर कर चुके हैं। तो यहां पर 10,000 मिलियन भी क्रॉस कर चुके हैं और हम लोग यहां पर 2,000 तक भी नहीं पहुंचे हैं। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग म्यांमार में कहां पर कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अभी जो मिलिट्री को यहां पर देखने को मिला, इसमें यह माना जा रहा है कि जो म्यांमार की आर्मी है उसको सपोर्ट किया जा रहा है चाइना की साइड से, तभी यहां पर एक कंडीशन देखने को मिल रही है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि म्यांमार हमारी कंट्री में मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्यों को टच करता है। कल को अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारा नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अभी मैंने आप लोगों से एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि जो चाइना है वो हमारे साउथ में आकर बैठ गया है, ठीक है। तो इसके चलते आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि चाइना भी साउथ में आकर बैठ गया है, इधर नॉर्थ ईस्ट में आकर बैठ गया, पाकिस्तान पूरा पंजाब में घेर लिया है, नेपाल में बैठा हुआ है, तो चारों तरफ से हमको घेर रहा है। तो कल को अगर कुछ भी कंडीशन बनती है तो चारों तरफ से हमारे ऊपर अटैक किया जा सकता है। तो हम लोग उसको कैसे सुलझाएंगे, तो ये कंडीशन हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो इसके चलते इंडिया की जो स्ट्रेटजी है वो हम लोग को चेंज करनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। और अगर वो चेंज नहीं हुई तो इसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। आज का जो यहां पर ये पर्टिकुलर डेटा पॉइंट है, बात करें कि किस तरीके से जो जर्नलिस्ट है, अभी बात की जा रही है मनदीप पूनिया, इनको अरेस्ट किया गया जनवरी 31 दिल्ली से, दिल्ली पुलिस के द्वारा, जब ये फार्मर प्रोटेस्ट एजिटेशन को कवर कर रहे थे। जर्नलिस्ट है, अगर ये कवर नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो ये अपना काम कर रहे हैं पर लेकिन इनको पकड़ लिया गया। इसी के चलते यहां पर एक बात की जा रही है, ये सिंगो बॉर्डर पर देखने को मिला 40 डेज यहां पर लगभग ये
2021 में 5 जर्नलिस्ट को पकड़ा गया यहाँ पर, इंक्लूडिंग जो पूनिया जिसकी बात हम लोग अभी कर रहे थे। इसी के साथ में हम लोग बात करें कि नो अदर ईयर सिंस 1992 में ऐसी दुर्घटना देखने को मिली थी जिसमें यहाँ पर इस तरीके से लोगों को पकड़ा गया था। पर हमारी कंट्री में अभी यहाँ पर कुछ महीने के अंदर कई सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं अलग अलग एरिया में जिनको पकड़ा गया है, ठीक है। तो इसके बारे में एक ओवरव्यू यहाँ पर दिया गया है और हम लोग देख सकते हैं 30 डेज में जो हमारी कंट्री की जो कंडीशन है जर्नलिस्ट को लेकर वो कहां पर पहुंच रही है। तो इस तरीके से 1992 में यहां पर थे, अब हम लोग कहां पर पहुंच रहे हैं। तो हमारी कंट्री की जो कंडीशन है जर्नलिज्म को जो इस तरीके से सप्रेस किया जा रहा है तो ये सही नहीं है, ठीक है। ऐसी कंडीशन नॉर्मली आप लोग कई सारी और भी कंट्री में देखने को मिलती है, जैसे कि सीरिया हो गया, चाइना हो गया, फिलीपीन हो गया, मैक्सिको हो गया। अब हम लोग कहां पर जा रहे हैं तो ये हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था यहां पर डेटा पॉइंट। शरीर ना टूटा टूटा लग रहा है पूरा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर आइलैंड के बारे में बात की थी, वो फॉरे आइलैंड जो है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए फिर आंसर बताऊंगा। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर इसकी देख सकते हैं, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी डिस्कस कर लेते हैं क्या बात की जाए। तो फेरो जो आइलैंड है यहाँ पर, ये सेल्फ गवर्निंग आर्किपेलिगो, इनको एक ग्रुप है आइलैंड का जो कि पार्ट है यूनाइटेड, जो पार्ट है यहाँ पर किंगडम ऑफ डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क के अंडर में आता है। ये लगभग 80 के करीब यहाँ पर रॉक की वोल्केनो कवर करते हैं, यानी कि जो ज्वालामुखी होते हैं। और ये आइसलैंड और इसी के साथ में नॉर्वे, आइसलैंड और नॉर्वे के नॉर्थ अटलांटिक, ये नॉर्वे के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी बोला गया बोथ, डी बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है? एबीसी एफ डी आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर है यहाँ पर सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब करेक्ट कैसे है इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, यहां से आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग इसको देख सकते हैं, ये लोकेशन है, अपनी कंट्री कहां पर है, ये यहां पर है। तो इसके कंपेयर में आप लोग जरूर देखा कीजिए कि कहां पर ये लोकेटेड है, ठीक है। तो यहां पर इसको ज्यादा जूम हो गया, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया डेनमार्क, तो इसका है, नॉर्वे का इन सब का नहीं है, डेनमार्क का है ये आइलैंड, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, तो आंसर इसका सी हो गया। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और सॉरी यार, तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इसकी वजह से लेक्चर को प्रॉपर वे में डिलीवर नहीं कर पाया। अब बाकी देखते हैं, कल तक थोड़ा और बेटर चीज़ें होंगी। यहाँ से आप लोग जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ इकट्ठी मिल जाती है और भी कई सारी चीज़ें शेयर की जाती है। मेरे साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर कनेक्ट हो सकते हैं, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।